आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th काव्यखंड का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसमें काव्यखंड का पहला चैप्टर जो हमारा है करवक, ठीक है। इससे पहले हमने आपको उसका कवि परिचय और उसका संपूर्ण पाठ का अर्थ बता दिया है। तो अब है ऑब्जेक्टिव की बारी। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइन सुनिएगा कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा, ठीक है। आपको भी ये बात याद रखना है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जो है इसमें मेहनत जी जान से करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करिएगा तो फिर अच्छा नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन में है 1492, 1692, 1592 और 1792। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि कवि जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। आगे है कि जायसी का निधन कब हुआ था। याद रखिएगा कि जायसी का निधन जो है, पहला ऑप्शन देखिए, एक थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कि 1548 में हुआ है या 1748 में या 1648 में या 1848 में। तो आपको याद रखना है कि कवि जायसी का निधन जो है 1548 में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला है कि जायसी के गुरु का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है शेख मोहिदी और शायद शेख ममरेज, शेख मसीहा अशरफ, जहावीर या शेख आलम। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी शायद। क्या नाम था? शेख मोहिदी शायद। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। आर्यवर्त की, सिंगल द्वीप की, मालद्वीप की या लक्षद्वीप की। तो आपको याद रखना है कि पद्मावती जो थी वो सिंगल द्वीप की महारानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था। दिल्ली का, जैनपुर का, काशी का या अरब का। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि अलाउद्दीन जो है सो दिल्ली का सुल्तान था। कहाँ का था? तो दिल्ली का सुल्तान था। अगला है कि हीरामन तोता क्या था। मूर्ख तोता था या रतन सेन का विद्वान था, विद्वान मंत्री था, या मूर्ख चारण था, या जंगल में उड़ने वाला तोता था। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है कि हीरामन जो था ये क्या था, तो रतन सेन का विद्वान मंत्री था। क्या था? रतन सेन का विद्वान मंत्री। नेक्स्ट है कि करवक क्या होता है। सूफी काव्य शैली है, या अरबी काव्य शैली है, या बंगला काव्य शैली है, या पंजाबी काव्य शैली है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि करवक जो है एक सूफी काव्य शैली है। क्या है? सूफी काव्य शैली। नेक्स्ट है कि जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। पहला है कविता, दूसरा सेवैया, तीसरा दोहा चौपाई और तीसरा है हरि गीतिका। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का दोहा चौपाई है। क्या है? एक प्रकार का दोहा चौपाई। नेक्स्ट है कि रतन सेन कहाँ का राजा था। ऑप्शन नंबर ए है राजपूताना था, चित्तौड़ का था, या काशी का था, या मिथिला का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि रतन सेन जो है चित्तौड़ का क्या था, तो भाई साहब राजा था। नेक्स्ट है कि कांच कब कंचन कड़ा बनता है। तो हमने आपको कविता में जो है पढ़ाया है, क्या है, चमकने पर, या भट्ठी में गलने पर, या आभूषण बनने पर, या पुरान हो जाने पर। तो हमने आपको बताया है कि जब कांच जो है ना टपता है तब जाके क्या बनता है, तो भाई साहब कड़ा बनता है। नेक्स्ट है कि जायसी का पूरा नाम क्या है। मलिक मोहम्मद, शायद मोहम्मद, खली मोहम्मद या अशरीफ मोहम्मद। तो याद रखिएगा कि जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में होगा। नेक्स्ट है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। अवध में, मथुरा में, जायस कन्नर अमेठी में या काशी में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो जायस कन्नर अमेठी में। कहाँ हुआ था? जायस कन्नर अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो बोल रहा है कि रतन सेन कहाँ का राजा था। राजपूताना था, चित्तौड़ का था, या काशी का था, या मिथिला का था, या सॉरी ये चार ऑप्शन हो ही गया, ठीक है, हम अगला पढ़ रहे थे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है रतन सेन जो है चित्तौड़ का राजा था। कहाँ का था? चित्तौड़ का था। अगला है कि कांच कब कंचन कड़ा बनता है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गया है, तो आपको याद रखना है भट्टी में गलने के बाद। नेक्स्ट है
कि जायसी का पूरा नाम क्या है, तो हमने आपको बताया है मलिक मोहम्मद क्या था, जायसी। अगला है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखोगे जायस कम अमेठी अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है कि जायसी किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के या आधुनिक काल के। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे। पहला है निर्गुण निर्गुण ज्ञान श्री, सगुण राम भक्ति, निर्गुण प्रेमा श्राई या सगुण कृष्ण भक्ति। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो निर्गुण प्रेमी श्राई। यहाँ पर देखो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि सी के बदले डी आ गया और डी के बदले सी आ गया है। नेक्स्ट है कि जायसी की रचना कौन सी नहीं है। आपको याद रखना है कि नहीं है। ठीक है, कौन कौन है ये आप खोज लीजिएगा तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। पहला देखिए विनय पत्रिका, पद्मावत ये तो हम आपको पढ़ाए हैं, अखरावत ये भी पढ़ाए हुए हैं, आखिरी कलामव। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये तीनों जो है ना, बी और सी और डी, ये तीनों जो है जायसी का है, लेकिन विनय पत्रिका जो है इसके आगे वाले कवि का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। पहला पद्मावत, दूसरा अखरावत, तीसरा आखिरी कलाम और चौथा है चित्ररेखा। यहाँ पूछ रहा है कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी है, तो भाई साहब यहाँ पर पद्मावत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्मावत की भाषा का क्या नाम है, अवधी है, ब्रजभाषा है, मांडलियाली है या किन्नौज है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह भाषा जो है एक प्रकार का अवधी भाषा है। नेक्स्ट है कि जायसी के चेहरे पर किसका दाग था, चेचक का, घाव का, तिल का या कटने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उनके चेहरे पर जो है चेचक के हल्के दाग थे। अगला है जायसी किस रंग के थे, गोरे रंग के, भूरे रंग के, काले रंग के या लाल रंग के। तो भाई साहब आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि जायसी जो है क्या थे, तो काले रंग के कवि थे। नेक्स्ट है कि करवक के कवि का नाम क्या है, जायसी, कबीर, सूर या तुलसी। तो पहला चैप्टर आपका है तो आपको पता है कि करवक के कवि का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नाम दिया है तो आपको शॉर्ट नाम ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है, प्रेम का पीर कवि किसे कहा गया है, कबीर को, सूर को, तुलसी को या जायसी को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह प्रेम के पीर कवि किसे कहा गया है, तो जायसी को कहा गया है। नेक्स्ट है कि जायसी ने प्रेम कथा को कैसे जोड़ा है, रक्त के लई से, श्रद्धा से, प्रेम से या भक्ति से। तो हमने आपको बताया है कि उन्होंने अपने रक्त के लई से इसे जोड़ा है। नेक्स्ट है कि जायसी किसके लिए क्रूप थे, सॉरी जायसी किस लिए क्रूप थे, नाक के कारण, आंख के कारण, पैर के कारण या हाथ के कारण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक आंख से अंधे कवि भी इन्हें बोला जाता है, तो इसलिए आंख के कारण ही क्या थे, क्रूप थे। नेक्स्ट है कि जायसी ने स्वयं को क्या कहा है, एक आंख वाला, दो आंख वाला, एक कान वाला या दो कान वाला। तो आपको पता है इनका एक आंख क्या है, खराब है, तो इन्होंने खुद को एक आंख वाला कवि ही बताया है। नेक्स्ट है कि आम में गंध कब होती है, फल लगने पर, फल के पक जाने पर या पल्लव निकलने पर या मंजरी लगने पर। तो आपको हमने बताया है चैप्टर में कि भाई साहब ये जो है ना, जब उसमें से मंजर निकलती है ना तब जाके उसमें से क्या होता है, स्वाद निकलता है। नेक्स्ट है विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है, बड़ा बनाया है, गहरा बनाया है, पानी खरा बनाया है और लहरदार बनाया है। तो हमने आपको इसको भी चैप्टर में बताया है कि विधाता ने उसे बड़ा भी बनाया है और गहरा भी बनाया है, लेकिन इसमें एक दोष दे दिया है कि इसके पानी को क्या किया है, तो खरा बना दिया है। नेक्स्ट है चित्ररेखा के कवि कौन है, सूर, तुलसी, जायसी या कबीर। तो भाई साहब चैप्टर किनका चल रहा है, जायसी का ना, तो कवि भी कौन होंगे, जायसी ही होंगे। नेक्स्ट है कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, आकाश में, धरती में, पाताल में या कहीं नहीं है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सुमेरु पर्वत जो है ना भाई साहब, जब भगवान शंकर त्रिशूल मारे थे कहाँ चला गया था, आकाश में जा लगा था। नेक्स्ट है कि एक आंख कैसी होती है, एक आंख कैसी होती है, दर्पण के जैसे, पानी के जैसे, शीशा के जैसे, सॉरी शीशा के जैसे, मोती के जैसे। तो भाई साहब यहाँ पर आंसर याद रखिएगा कि एक आंख जो है ना दर्पण के जैसा होता है, किसके जैसा होता है, दर्पण के जैसे होता है। जायसी ने
प्रेम कथा को कैसे धोया है, पानी से, दूध से, अमृत से या आंसू से। तो याद रखिएगा कि इन्होंने इसे जो है अपने आंसुओं से धोया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जायसी ने कविता क्यों लिखी है, जगत में पहचान के लिए, धन कमाने के लिए, पद पाने के लिए या राजा को खुश करने के लिए। तो याद रखिएगा इन्होंने बताया है कि यही कविता जो है ना मेरा पूरे जगत में क्या होगा, तो पहचान बनने वाला है। नेक्स्ट है कि संसार में कौन पुरुष धन्य है, कीर्तिवान, धनवान, विद्वान या बलवान। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि संसार में जो है वही पुरुष धन्य है जो कीर्तिवान है। नेक्स्ट है, जायसी के पिता का नाम क्या था, मलिक, शेख ममरेज, शेख चिश्ती, शेख मोहिदी या जहांगीर। तो याद रखिएगा कि इनके पिता का नाम जो है मलिक शेख ममरेज था। नेक्स्ट है, जायसी किस राज्य के थे, बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, राजस्थान के थे या गुजरात के थे। तो आपको याद रखना है कि यह जो है उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है कि रतन सेन किस ग्रंथ के पात्र हैं, अखरावट के, आखिरी कलाम के, चित्ररेखा के या पद्मावत के। तो याद रखिएगा ये जो है पद्मावत के ग्रंथ के पात्र हैं। नेक्स्ट है, जायसी किस धर्म को मानते थे, हिंदू, ईसाई, सूफी या इस्लाम। तो आपको याद रखना है कि यह जो है सूफी धर्म को ज्यादा मानते थे। नेक्स्ट है कि जायसी ने किस भाषा में रचना की, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या गुजराती। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने अधिकतर जो है ना अवधी भाषा में क्या किया है, तो भाई साहब रचना किया है। अगला है कि त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र या अज्ञ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि त्रिवेणी के रचनाकार जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है कि प्रथम करवक कहाँ से उद्धत है, पद्मावत के स्तुति खंड से, पद्मावत के उपसंहार से, उपसंहार खंड से या पद्मावत के नख सिख वर्णन से या सूर सागर से। तो याद रखिएगा यह जो है पद्मावत के स्तुति खंड से क्या है, तो भाई साहब उद्धत है। नेक्स्ट है कि द्वितीय करवक कहाँ से उद्धत है, तो पद्मावत के स्तुति खंड से या पद्मावत के उपसंहार से, पद्मावत के नख शिखा वर्णन से या विनय पत्रिका से। तो याद रखोगे कि द्वितीय खंड जो है यह पद्मावत के उपसंहार से खंडित है। कहां से, पद्मावत के उपसंहार से। नेक्स्ट है, सुबा किसे कहा गया है, हरिमन तोता को, हरिमेन कौवा को या हीरामन कबूतर को या हीरामन बगुला को। तो याद रखोगे यह बात जो है किसे कहा गया है, तो हीरामन तोता के लिए सुआ कहा गया है। किसे कहा गया है, सुआ कहा गया है। ये क्या कहा गया है, तो सुआ कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने काव्यखंड का पहला चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को देखा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।